देखियो आज हम लोग है ना यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। बताए थे बहुत पहले, याद है? यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस, ये लोग पढ़ाए हैं आपको कभी, इसी से रिलेटेड। हाँ, अरे इसी को बोलते थे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वही है यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस। बोलता है कि सब परमाणु और आयन लीजिए जिसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन, वही आपको कहलाता है यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस। इसका देखिए लैंग्वेज बोलता है कि एटम्स और आयंस। अब हमको बताइए, एटम्स फ्री स्टेट में रहता है कि कंबाइंड स्टेट में? एटम्स फ्री में रहता है। फ्री में। अकेला रहता है कि जुड़ा हुआ? विच कंटेन, फ्री स्टेट। और वही पूछ रहे हैं क्या अकेला रहता है कि जुड़ा हुआ? विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या? अरे मतलब वो हम बोले ना, वो अकेला रहता है। अकेला अकेला मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को बोला जाता है आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, दो तीन नाम बता दे रहे आपको। एक उसको क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, बोलता है परमाणु और आयन जो धारण करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, वही आपका यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस कहलाता है। तो यूनि इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल याद है आपको? हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, तो ZB1, PB1 और EB1, ये किसके एग्जांपल चल गया? यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस का। अब और भी यूज है। हाँ और होगा। जेड से में यूज। किसका? इसका जेड, इसका हमको इलेक्ट्रॉन का नहीं पता करना है। हाँ बस इलेक्ट्रॉन मेरा एक आना चाहिए कम से कम। एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लिथियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा आपका? 1। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका? यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस का। नेक्स्ट एग्जांपल आपका B4+, इसमें क्या पढ़ते हैं? बोरोन आयन। क्या पढ़ते हैं? बोरोन आयन। बेरिलियम नहीं है, बोरोन, बोरोन आयन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? अरे 1 इलेक्ट्रॉन। 4 प्लस है मुंडी पर। अरे 4 प्लस है ना, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने से नहीं देती है, ये है एग्जिस्ट करता है, से कम है, समझे? ये बुक्स में है। आप इस टॉपिक का मतलब याद है कि कभी कोई भी आयन आपको दे देगा परीक्षा में ना, आपको दे देगा यूनि इलेक्ट्रॉन एटम आयंस है 4 को। इसका एटॉमिक नंबर 3 हुआ, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बचा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एटम, लिथियम आयन और बोरोन आयन है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उस जगह बीच में तो फ्लोविंग सो यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स या यूनि इलेक्ट्रॉन आयंस कर रहे हैं। इसमें 4 में से एक ऑप्शन में ये सब कोई भी रह सकता है। बेरिलियम भी होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ हो सकता है। अरे हो सकता है मतलब नॉन मैटर। आपको लगता है कि नॉन मैटर खाली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? हम तीसरे चैप्टर आ रहे, तीसरे चैप्टर में ना कुछ ऐसा भी केस दिखाएंगे जहां पर हो ना इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, जबरदस्ती करवाया जाता है, समझे? बता दें कंडीशन कैसे होता है, वो भी होता है। क्या आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे ना, उससे बताएंगे। फिर एक है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस, ये भी पढ़ाए हैं आपको। हम पढ़ाए थे आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अरे उसी को बोलते हैं पॉली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, याद है ना? तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का संख्या एक था कि एक से अधिक? एक से अधिक। ये हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस, मतलब ऐसा परमाणु और आयन जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी का मतलब ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। मल्टी के जगह पर पॉली इलेक्ट्रॉन भी आपको लिख के दे सकता है, गड़बड़ाइएगा नहीं। पॉली इलेक्ट्रॉन का भी मतलब क्या हो गया? मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल है आपका सोडियम 10+,
ये भूलिएगा मत एग्जांपल, यही एग्जांपल आपको जुड़ जाएगा आगे से। एटॉमिक नंबर 11 है, 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बचा। ओ सुन तो वन ही ना बचा। हाँ वही बचा, वही बचा। हाँ वो तो ध्यान में सट गया मेरा। मान लीजिए N3 माइनस है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है? हाँ अरे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। किसका एग्जांपल जाएगा? यूनि इलेक्ट्रॉन होगा कि पॉली इलेक्ट्रॉन? पॉली इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन की नाइट्राइड आयन? नाइट्राइड आयन। ठीक है। मान लीजिए O2 माइनस है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन का नंबर 8 और इलेक्ट्रॉन का नंबर, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, 8 to 10। अब बताइए इसका नाम ऑक्सीजन है कि ऑक्साइड आयन है कि डाइऑक्साइड आयन? ऑक्साइड ऑक्साइड आयन। हाँ इसका नाम ऑक्साइड आयन है, डाइऑक्साइड आयन नहीं है। अरे तुम कंफ्यूजन करने वाले पहुंचा नहीं दे रहे आप। एक है अस्टार्क इफेक्ट, फिजिक्स में पढ़े अस्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट? नहीं पढ़े? अच्छा हम बताते हैं, ये फिजिक्स वाला टर्म है, जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट नहीं आता, ये आपका जीमान का प्रभाव है। देखिए क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता हो, वही आपका कहलाता है जीमान इफेक्ट। तो हम लोग को चाहत हुआ आखिर वो जीवन पे पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, इसके पीछे वजह देखिए। ये बोलते हैं ना क्या, स्प्लिटिंग ऑफ a spectral line into fine line in the presence of magnetic field is called जीमान इफेक्ट। समझ पा रहे हैं क्या हम बोल रहे? सो सबसे पहले हमको बताइए स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है? भूल गए स्पेक्ट्रल लाइन? हाँ नहीं याद है, मतलब याद है सुना उसका नाम। तो ये पहले बात सुनिए, एक होता है फाइन लाइन। फाइन लाइन का मतलब क्या, महीन रेखा। आप लोग देखेंगे एक बोल राउंड का धागा या वो करता था, जो बहुत सारा पतला रहता था, उसको उभारिएगा बहुत सारा पतला पतला रेशा निकलता है। ब्लैक रहता है, रेड भी रहता है, ये ऑरेंज भी रहता है। ऑरेंज भी बहुत फेमस चलता है। तो उसको देखिएगा कि पहले मोटा है, ठीक है, वो ये मेरा डार्क लाइन, ठीक है, उसको खींचेगा बहुत पतला पतला धागा निकलेगा, तो वो अभी आपका फाइन लाइन मतलब महीन लाइन। अभी क्या बोलता है, स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाता है महीन लाइन में मैग्नेटिक फील्ड के परजेंस में, तो वह कहलाता है जीमान इफेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड पता है ना, एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेट की वजह से जनरेट होता हो, एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेट की वजह से उत्पन्न होता हो, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड में 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप देखते होंगे ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। अब दोनों चुंबक को करीब लाइएगा ना तो नहीं सटता है, मतलब सटाने चलते तो पूरे दांत खींच के सटाना पड़ता है। बचपन में सटाता पूरा दांत खींच के जबरदस्ती चढ़ा। अब देखती होगे ना कि दोनों अगर आप सटा दीजिएगा तो सही अपने जाएगा, इससे चटक जाता है, मतलब किनारे में चल जाता है। हाँ मतलब बच्चा लोग के दिखाते हैं कि देखो जादू। अब फिर दूसरा में देखते होगे कि एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है। अब दोनों देखिएगा चिपक जाता है। जब पोल अलग अलग हो तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स, और जब पोल सेम हो तो रिपल्सन फोर्स वहां पर काम करता है। उल्टा नहीं बोल दिया सर? उल्टा बोल दिया। देखिए आप जब आपका नॉर्थ पोल है या आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल है तो अट्रैक्शन फोर्स, और ये नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल है तो रिपल्सन फोर्स। बताना पड़ेगा आपको। स्पेक्ट्रल लाइन ध्यान में है ना। कौन सा ट्यूब था मेरे पास?
अरे ट्यूब का नाम क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब। कहाँ पढ़े थे? कहाँ पर पढ़े थे? कौन से टॉपिक में? हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में, चाहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाँ तो एक डिस्चार्ज ट्यूब था, जो एक हमारा बर्तन था, उसमें से इलेक्ट्रोड लगा देते थे। इलेक्ट्रोड हमारा दो होता है, एक कैथोड रोड और दूसरा एनोड रोड, और उस इलेक्ट्रोड से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देते। वह इलेक्ट्रिक जाता था, डिस्चार्ज ट्यूब में रहने वाले हाइड्रोजन गैस को तोड़ देता था। फिर हाइड्रोजन गैस से एक रेडिएशन निकलता था, उस रेडिएशन का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर निकलते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रास्ते में एक प्रिज्म रख देते थे। जैसे वह प्रिज्म से टकराता था तो स्क्रीन पर जो बनता था वही मेरा क्या था? स्पेक्ट्रल लाइन। क्या था मेरा? स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन है, और इसी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिज्म था मेरा, और यहाँ पर देखिए ये बन रहा है मेरा स्पेक्ट्रल लाइन। अब क्या होता है कि इस जो बना हुआ जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको हम क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन का जो भी डिस्टेंस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दूर दूर, वही स्पेक्ट्रल लाइन का डिस्टेंस यहाँ पूरा करीब करीब हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जीमान इफेक्ट क्या कर रहा है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको स्क्रीन पर जो पहले ऑब्टेन हुआ ना, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वही स्पेक्ट्रल लाइन और छोटा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही इफेक्ट हमारा कहलाता है जीमान इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? जीमान इफेक्ट। अब इसी से मिलता जुलता हुआ एक और इफेक्ट है हमारा, एक है हमारा स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट तो जीमान इफेक्ट था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो स्टार इफेक्ट किसके लिए होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होने वाले फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखे थे ना, वहां पे हम रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बना हुआ स्पेक्ट्रल लाइन को फिर से वह कन्वर्ट कर दिया फाइन लाइन में, मतलब महीन लाइन में। वही हमारा कहलाता है स्टार इफेक्ट। तो यूनि इलेक्ट्रॉन एटम आयन में इलेक्ट्रॉन एक रहेगा कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन? वन। और आपका जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन है, उसमें एटम और आयन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन? मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। उसका काम क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट करना। किस फॉर्म में? फाइन लाइन में। किस फॉर्म में? फाइन लाइन में। तो कौन सा इफेक्ट कहलाता था? जीमान इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहला रहा है आपका? जीमान इफेक्ट। एक था आपका स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन कन्वर्ट हो जाता था फाइन लाइन में, तो वहां जो फील्ड काम कर रहा था कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। शब्दों का ध्यान करना आता है। देखिए तो बोर्ड एटॉमिक थ्योरी के हम 4 एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, याद है? पहला एप्लीकेशन से 4 फॉर्मूला मेरे पास आया था बोर्ड एटॉमिक थ्योरी से। कौन कौन फॉर्मूला आया था बताइए आप? प्लैंक्स क्वांटम फॉर्मूला। एक हम क्या किए थे कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का रेडियस निकाले थे। दूसरा फॉर्मूला था मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाले थे। फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा था, उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स था, तो फिक्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला निकालते, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला। किसके एनर्जी? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का। फिर क्या करते थे कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था लोअर ऑर्बिट में, तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेवलेंथ निकाले थे। और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? 1/λ बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब सब भूल गए ने? अरे भूलिए नहीं, अपने से दिए तो हुआ है। देखिए आपका बोर्ड एटॉमिक थ्योरी के एप्लीकेशन खत्म हो गया, अब उसका डिमेरिट पढ़ेंगे। ये चल रहा है बोर्ड एटॉमिक थ्योरी का अंतिम पोर्शन चल रहा है। नहीं मन लगेगा। डिमेरिट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें
क्या चीज? क्योंकि दुकान में लेके तो बोलता है 11 में नहीं आता क्या चीज? आता है क्या चीज नहीं आता है? वो आता है ना बुक के लिए गड्डी के लिए आता है, सब आता है। सब आता है मेन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अभी तो नहीं आप लोगों ने अभी बुक मत खरीदिए, क्यों नहीं अभी खरीदिए? का फालतू रहता है अरे फालतू नहीं है, समझे बात ये ना। अब देखिए आपका सिलेबस कहीं भी उस अंदाज से खत्म नहीं हुआ जिस अंदाज से खत्म होना चाहिए, समझे। और आप पढ़िएगा ना तो एक का क्वेश्चन जानिएगा 30-40 में, तो डर जाइएगा, समझे। मामला यहाँ पे ये है ना कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। आपका मैथ में भी सिलेबस नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़ी है कि आप बैठिएगा बनाइए दीजिएगा। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि क्वेश्चन पढ़िए, उसका ऑप्शन ही रख लीजिए समझे। उसका सॉल्यूशन आपको नहीं जानना तो उसका आपके लिए बेहतरीन है पढ़ने के लिए, समझे। मिलता है 100 रुपये मिल जाएगा, हम पता कर दिए आपको, 100 रुपये में आया हुआ है सारा, यही नीचे मिल जाएगा। मिलेगा हाँ। अभी मिलेगा हाँ, उसमें एग्जाम आइडिया कुछ बोलिएगा ना कि 11 का दीजिए तो ऑब्जेक्टिव वाला दे देगा। ठीक है देखिए यहाँ पे बोर्स एटॉमिक थ्योरी का डिमेरिट पता करना है। तो एक होता है मेरिट, एक होता है डिमेरिट। मेरिट का मतलब गुण, इंसान में भी मेरिट होता है और इंसान के अंदर भी डिमेरिट होता है। उसी तरह बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बोर्स एटॉमिक जो थ्योरी दिए थे उसमें भी आपको एक डिमेरिट निकल गया। तो पूछे डिमेरिट क्या है? देखिए डिमेरिट क्या बोलता है कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी to explain the spectrum of unielectron atoms or ions, but help to explain multi-electron atoms और आयंस। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी व्याख्या किए थे, मतलब बताए थे कि जो यूनी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस है ना, वो जो वहां से जो आपका स्पेक्ट्रम निकल रहा है वहां पर आपका बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल है, ओके। लेकिन वह असफल हो गए। कहाँ पे असफल हो गए? जहां पर जिस एटम और आयन से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने लगा ना, तो वहां पूछे क्या स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को कितना बनेगा, चाहे कैसे बनाएंगे, तो वह इस चीज का एक्सप्लेनेशन वो कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से इनका थ्योरी क्या हो गया? फ्लॉ। इसीलिए हम बोल रहे थे कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पर। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट है रेस में, तो वो पूछे कि अच्छा मानते हैं कि आप बोल रहे यूनी इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ बेस्ड है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब मान लीजिए कि यूनी इलेक्ट्रॉन ना हो के अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन हम ले लें एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? तो वो बोले कि हमको पता नहीं, मतलब इस चीज़ पर कंफर्म नहीं कर पाए कि मेरा जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा थ्योरी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये आपका थ्योरी जो क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो पॉइंट्स है ना, इसीलिए बोला गया कि आपका जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी किस पर एप्लीकेबल? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पर। मल्टी इलेक्ट्रॉन पर ये थ्योरी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट डिमेरिट क्या है, पॉइंट नंबर 2। बोर्स एटॉमिक थ्योरी help to explain a Stark effect and Zeeman effect। ये क्या बोलता है? बोर्स एटॉमिक थ्योरी है ना, सो बताने में असफल हो गए। किसके बारे में? स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट के बारे में। जब इनसे पूछा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है, मान लीजिए वो अगर स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट ऑप्टेन है वो कैसा रिजल्ट ऑप्टेन होगा? तो वो बोले कि हमको नहीं पता। फिर जब जीमान इफेक्ट के बारे में पूछे तो मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या स्पेक्ट्रल लाइन टूटकर कुछ रिजल्ट देगा कि नहीं? तो वो बोले हमको नहीं पता। इसीलिए इनका ये भी थ्योरी क्या हो गया? गलत। मतलब पॉइंट नंबर 2 ये सेकंड डिमेरिट है आपका।
ये सेकंड डिमेरिट है। डिमेरिट मत भूलिएगा, डिमेरिट आपके लिए बहुत खास है, क्या कि हर एक देखिए आप लोग जानते होंगे कि स्कूल लाइफ में जो एक्सेप्शन होता है वो बहुत खास होता है एग्जाम के लिए, समझे। मेरिट नहीं है, हर चीज़ का डिमेरिट प्लस पॉइंट जाता है लाइफ में। आप देखते हो कि बहुत आदमी बहुत अच्छा बात बोलता है तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रहता है, तो वही देखते हैं कोई इंसान गलत बात बोले तो दिमाग में तुरंत जाता है, लंबा समय तक जाता है। तो थ्योरी में भी यही हालात है, जो थ्योरी एप्लीकेबल जहाँ पर नहीं है ना, तो वो जो पॉइंट्स वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही खास है एग्जाम के लिए। तो बोर्ड थ्योरी को बोर्ड थ्योरी फेल हो गए वे एक्सप्लेन करने में किसके बारे में, स्टार्क इफेक्ट और जेमान इफेक्ट के बारे में। देखिए पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एक फॉर्मूला दिया गया था, वो फॉर्मूला बताए थे हम आपको, mvr बराबर nh बटा 2 पाई, ये बताए थे, याद है, ये थ्योरी में बताए आप फॉर्मूला कि mvr बराबर है मेरा nh बटा 2 पाई, जहाँ m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r था आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n था आपका ऑर्बिट नंबर, s था आपका प्लेन्स कांस्टेंट और पाई क्या था, बस मेरे साथ है बोल 3.14। तो देखिए अब मामला क्या है, हम बोलते थे कि ये हमारा एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते थे और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर था, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे, और बोलते थे कि यहाँ पर सेल ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है और वह इलेक्ट्रॉन घूमता है गोल गोल, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास होता है और वह मूविंग कैपेसिटी में आ गया, मतलब घूमने लगा, तो उसके पास क्या जनरेट हो गया, वेलोसिटी, और वेलोसिटी जनरेट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ ना कुछ तो रेडियस है, यहाँ पर देख रहे कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मूविंग कंडीशन में आ गया, वेलोसिटी जनरेट हो गया, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोला जा रहा है। तो जो फॉर्मूला प्राप्त हो गया वो आपका एमवीआर फॉर्मूला प्राप्त हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, एमवीआर। इसी को हम बोलते थे एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम। जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता हो तो वहां जो मोमेंटम काम करता उस मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एक होता है लीनियर मोमेंटम। जब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है तो उसको बोलिएगा आप लीनियर मोमेंटम। क्या बोलिएगा, लीनियर मोमेंटम। तो हम बोले थे कि जो हमारा ऑर्बिट नंबर है ना वह फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, लेकिन कभी वो डेड ऑर्बिट नहीं होगा, हाई ऑर्बिट नहीं होगा, तो 3.5 ऑर्बिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट नंबर हमेशा कैसा नंबर में होता है, होल नंबर में। किस नंबर में होता है हमारा, होल नंबर में। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या कर रहा है, एक और थ्योरी इसी पर बेस्ड था। क्या कुछ सुनिए, एक था मैक्सवेल। मैक्सवेल का थ्योरी सारा फिजिक्स से चल रहा है। ये आपका मैक्सवेल का थ्योरी। देखिए मैक्सवेल का थ्योरी क्या बोलता है, बोलता है कि मानते हैं कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता आपका इलेक्ट्रॉन है। हम लोग देखते हैं अपना लाइफ में, जब हम लोग के पास मान लीजिए लॉटरी लग गया, मान लीजिए 5-10 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो मेरा जिंदगी बदल जाता है हम लोग का। हम लोग पूरा फैशन शो में लाइफ हम लोग जीना देखते हैं, समझे। कल जहाँ पर साइकिल पर चल रहे थे वहाँ पर आज देख रहे कि फोर व्हीलर में घूम रहे, पूरा जिंदगी बदल रहा है, घर नया ले लिए। तो ऐसे हालात में क्या हो रहा है, यहाँ की आपके पास एनर्जी है, मतलब आपके पास क्या है, पैसा है, इसलिए आप में मूवमेंट आ रहा है। उसी तरह मैक्सवेल बोले कि मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको कोई ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, उसका तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में तो घूमते घूमते उसका एनर्जी भी तो कम होगा, और एनर्जी कम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, तो ऑलरेडी अंतिम में तो न्यूक्लियस में तो गिर जाना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे सो। मैक्सवेल थ्योरी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो मान फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो घूम रहा है। ऐसे थोड़ी है कि मान घूम रहा है, कोई भी इंसान काम कर तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होता है। इलेक्ट्रॉन है, अगर वो घूम रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी तो कम होना चाहिए, और एनर्जी अगर कम होते जाएगा धीरे धीरे तो वो तो न्यूक्लियस में ऑलरेडी गिर जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर पा रहा है, तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इस बात का एक्सप्लेनेशन कराने में सफल नहीं हो पाए, मतलब बता ही नहीं पाए क्यों गिरेगा, चाहे क्यों नहीं गिरेगा। इसीलिए ये जो फॉर्मूला जो दिए थे ना, इस फॉर्मूला पर भी सवाल उठ गया।
मैं आपको भली बात ही पता हूँ ये जो फॉर्मूला वो सही था, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इस फॉर्मूला पर उंगली उठी है। बात समझ पा रहे हैं? ये फॉर्मूला गलत नहीं, ये फॉर्मूला 100% सही है, लेकिन मैक्सवेल है ना इसको बता दिया बेचारा, ये जो फॉर्मूला दिया उसी में एक और कॉन्सेप्ट को लाके खड़ा कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को खड़ा किया, इस कॉन्सेप्ट का उसके पास जवाब ही नहीं था। तब साइंटिस्ट है, अब रेस में खड़ा में अब क्वेश्चन पूछेगा, अब बोलेगा हम समझ नहीं पाए आप क्या बोलना चाह रहे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर आपका पॉइंट नंबर 4 है। पानी आके मार देखिए पॉइंट नंबर 4, डिमेरिट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 बोलता है आपका बोर्स एटॉमिक थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट्स टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वर्ड आ गया मेरे पास कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या हो गया आपका विरोधाभास। समझते हैं विरोधाभास? विरोध के खिलाफ होते हैं। हाँ, विरोध का मतलब खिलाफ होना। ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो बोहर्स-स्ट्रोमिक थ्योरी के विरोध में अपना थ्योरी दिया था। मतलब बोहर्स-स्ट्रोमिक थ्योरी जो थ्योरी दिया है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में वो थ्योरी लॉन्च कर दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए अब ये थ्योरी क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है ना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अगर आप उसका मोमेंटम सही बताइएगा तो आप उसका पोजीशन है ना तो सही बता ही नहीं पाइएगा, और जब अगर आप पोजीशन सही बताइएगा ना तो मोमेंटम का भी सही नहीं बता ही पाइएगा। तो इसका आपको जनरल लाइफ जोड़ बताते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, जिस तरह हम लोग मान लीजिए वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं कि सामने टीवी चल रहा है, तो ध्यान होता है कि ना तो ठीक से पढ़ पाते ना तो टीवी ठीक से देख पाते, ध्यान मेरा दोनों तरफ भटका हुआ रहता है। तो दोनों में से एक ही काम, अगर आप अच्छा पढ़ना चाह रहे हो तो आपको टीवी बंद करना पड़ेगा, टीवी देखना बंद करना। अगर आप टीवी अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बंद करना पड़ेगा। इसी तरह का हालत यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब आप मोमेंटम सही सही बता दीजिएगा ना इलेक्ट्रॉन का कितना है, तो आप पोजीशन ही नहीं बता पाइएगा, और जब आप पोजीशन बता दिए उसका मोमेंटम ही नहीं बता पाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पंखा है, देखिए इसका पोजीशन हमको पता है, ये जो ब्लेड है इसका पोजीशन ये इस टाइप में है, इसका लेफ्ट है उसका उधर है, अभी पोजीशन हमको पता चल रहा है। अब इसको चालू कर दीजिएगा तो इसका मोमेंटम आ जाएगा। अब तो आप देखिए कि अभी आप पंखा यहाँ पे, फिर आप उसको पोजीशन पर करते हैं, फिर घूम गया। क्या बोलना चाह समझ पा रहे हैं ना, जब पंखा पर ठहरा हुआ तो उसका पोजीशन आप बता पा रहे हैं, लेकिन जब चालू हो गया तो उसका मोमेंटम देख रहे हैं कि पलक झपकते चेंज हो रहा है, और वहाँ पर पोजीशन आप पता ही नहीं कर पाए कि वो कहाँ पर किस एंगल में रुक रहा है, किस एंगल पूरा स्पीड से घूम रहा है। यहाँ पे बता रहा है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि जब कभी आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सही बताइएगा तो कभी भी पोजीशन आप सही नहीं बता पाइएगा, और जब कभी आप पोजीशन सही बताना चाहिएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप सही नहीं बता पाइएगा। ये तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के खिलाफ ये थ्योरी आया। आपका 4 डिमेरिट है। पहला डिमेरिट क्या है कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस के ऊपर, और किस यूनी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल है, और किस पर एप्लीकेबल नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस पर। नेक्स्ट थ्योरी था कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट पर। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या था कि जो आपका बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एक फॉर्मूला दिए थे, कौन सा फॉर्मूला, MVR बराबर NH/2π, जहाँ M क्या था, M क्या था, M अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ
हाँ नंबर ऑफ एक्स प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 माइनस 34 ठीक जूल है सेकंड। जूल सेकंड, हाँ सही है, ठीक है जूल सेकंड। ओके, तो वहां पर उस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए कौन सा थ्योरी आया था? मैक्सवेल का थ्योरी। कौन सा थ्योरी आया था? मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल का थ्योरी उस पर हम रोक लगा दिया। फिर नेक्स्ट थ्योरी मेरा आया पॉइंट नंबर 4, बोहर्सट्रॉम थ्योरी के विरोध में वो थ्योरी आया, वो कौन था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जब आप मोमेंटम आप सही से बता पाइएगा तो पोजीशन आप सही सही नहीं बता पाइएगा, और जब आपको पोजीशन सही से बता पाएगा तो मोमेंटम सही सही नहीं बता ही पाइएगा। तो दोनों में से आप एक ही चीज सही बता सकते हैं एक बार में। एगो फिक्स से टर्म आ रहा है आपको। डुअल नेचर ऑफ मैटर के पढ़े क्या ना? अरे पढ़े होंगे आप हल्का तो हल्का। आप कौन क्लास में पढ़ेंगे सर? अरे ऐसा थोड़ी है, जो भी आपको थ्योरी दिया गया ना मैक्सिमम थोड़ी थोड़ा थोड़ा सा आपको 9 10 में हम लोग का जिक्र रहता है। तो नहीं पढ़ाया देखिए आप नेक्स्ट थ्योरी आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, देखिए क्या बोलता है, मैटर का दोहरा गुण। मैटर क्या बोल रहा है? दोहरा गुण। सबसे पहले हमको बता दीजिए मैटर क्या होता है। मैटर हाँ पदार्थ होता था। हम कैसे आएंगे पदार्थ से? याद है आपको मैट्रिक बताए थे मैटर का? एसएमएस कुछ याद आया आपको? शुरू में बताए थे, सर यही क्लास में बताए थे। एसएमएस ही बताए थे यार, यही फिर एसएमएस बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ फर्स्ट टाइम यही बताया था, सेकंड टाइम यही फिर एसएमएस लिखे। देखिए यहाँ पे एसएमएस था, तो एसएमएस का मतलब एस का मतलब था स्पेस, एम का मतलब था मास, और एस का मतलब क्या था? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन। हम बोलते थे कि पेन है, पेन के पास एक अपना मास है, रख दिए तो स्पेस ऑक्यूपाई करने लगा, तो जगह घेरने लगा। और हम लोग फील कर रहे हैं आई से, मतलब सेंसरी ऑर्गन से, एक चीज और से फील कर रहे हैं हम लोग, स्किन वाला ऑर्गन। पता है ना आपको, स्किन भी आपका एक सेंसरी ऑर्गन है। हाँ आप लोग 10 में ये लोग पढ़े होंगे कि गर्म पानी था, उसमें हाथ डुबाइएगा तो फिगर बनाते हुए दिखाता है उसमें कि सेंसरी ऑर्गन से यहाँ पे दिमाग में देखते हैं। हाँ ब्रेन से, ब्रेन से सिस्टम मैंने आप स्किन सेंसरी ऑर्गन है, तो वो सेंसरी ऑर्गन ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आप गर्म पानी में अपना हाथ डालेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का देखिए अदर नेम, डुअल नेचर ऑफ मैटर का जो दूसरा नाम है वह है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन। रियलिटी में जो ये गली दिख रहा है ना, डी ब्रोगली बोल रहे हैं ना, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये आपको जो गली दिख रहा है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके बाद में वाई यूज किया जाता है, इसी को बोलते हैं डी ब्रोई इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डी ब्रोई इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या बोलता है, बोलते हैं ना कि मैटर के पास दोहरा गुण होता है। अच्छा डुअल के पास समझ है दोहरा गुण, जैसे मानते हैं एक इंसान के पास दो कला, और एक इंसान के पास दो कला, बहुत सारा इंसान है नाच भी सकता है और गा भी सकता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी टैलेंटेड। क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी टैलेंटेड। तो उसी तरह यहाँ पे जो मैटर है, मैटर के पास मल्टी टैलेंटेड है, मतलब दो गुण शो कर रहा है। तो हम पूछिए यार मैटर के पास दो कौन सा गुण शो कर रहा है? तो मैटर बोलता है ना कि मेरे पास दो गुण है। पहला जो गुण है उस गुण का नाम है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और जो दूसरा गुण है ना वह है मेरा वेव नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब कण वाला गुण, और ये आपका तरंग वाला गुण। हम बोलते थे आपको कि
जो आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में ना कुछ वेव लाइक नेचर, मतलब वेव के जैसा घूमता है। और वेव के जैसा हो, हम हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, रेडिएटिव गोल गोल का घूमता ही नहीं। वो कैसा किस फॉर्म में घूमता है? हमेशा वेव के फॉर्म में। ऑर्बिट तो हाँ। राउंड रहता है सर। ऑर्बिट तो काउंट रहता है, हम भी जान रहे हैं। काउंट नहीं राउंड बोले। और राउंड, हाँ ऑर्बिट तो राउंड ही रहता है। जैसे देखिए ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये आपका ऑर्बिट हुआ, ओके। सर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कि फिक्स अमाउंट में जो घूम रहा है, हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन से गोल गोल घूम रहा है। पार्टिकल नेचर का मतलब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल वाला गुण है, ये है थ्योरी। मतलब इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही दिशा में घूम रहा है गोल गोल। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चल रहा है अरे यार इलेक्ट्रॉन के पास दो गुण है, एक तो कण वाला गुण है, दूसरा हमारा तरंग वाला गुण है। मतलब इलेक्ट्रॉन है ना ऑर्बिट में कुछ ऐसा वेव जैसा नेचर, वेव लाइक नेचर शो करता है। दूसरा ऑर्बिट में नहीं जा सकता। नहीं, अरे डिस्टेंस आता है ऑर्बिट का। मानते इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो ऑर्बिट भी छोटे होगा, समझे। हम लोग को वो इसी फॉर्मेट में घूमता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, दिखाएगा आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ ऐसे दिखाएगा पूरा। वो ऐसा घूमते रहेगा, ऐसे सिस्टम दिखा रहे ना उस तरह। तो मैटर के पास दो नेचर है, पहला आपका पार्टिकल नेचर, दूसरा आपका वेव नेचर। और डुअल नेचर ऑफ मैटर का अदर नेम क्या है? डुअल ऑफ नेचर ऑफ मैटर का अदर नेम डी ब्रोगली इक्वेशन। कौन से इक्वेशन? डी ब्रोगली इक्वेशन। बस एक फॉर्मूला लास्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है ना कि a wave is associated with an extremely small fast moving particle is known as matter wave। देखिए हम क्या बोलता है, बोलता है कि एक तरंग के पास एसोसिएटेड वेव विथ एन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपको यहाँ लिखा ना एन एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल। देखिए इसका मतलब क्या होगा, बोल रहे हैं कि एक अत्यंत छोटा तेज गति से गतिशील कण कहलाता है आपका मैटर वेव। मतलब एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल में एक ही तो ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना एक अत्यंत छोटे तेज गति से गतिशील पार्टिकल को कह रहे क्या? मैटर वेव। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा पार्टिकल होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। और वो जो मूव करता है वो स्लोली मूव करता है कि फास्ट मूव करता है? फास्ट। तो उसको मैटर वेव बोलते हैं कि अदर वेव? मैटर वेव। से फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अरे आपको मैं पूरा एकदम फुल माइंड हो जाते हैं। मन किया तो झूठ नहीं है, मन किया तो बात करनी है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला वेवलेंथ का बताए थे अभी जस्ट, क्या बताए थे? 1/λ बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर बटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। और ये फॉर्मूला जो अभी लिखने जा रहा हूँ वो कब एप्लीकेबल होगा, सो ध्यान दीजिए। हाँ नहीं, लोअर ऑर्बिट से नहीं। अरे इसमें ना देखिए आप डुअल नेचर ऑफ मैटर में किसका फॉर्मूला बोलते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/p। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p। बोलिए, देखिए लैम्डा बराबर की h/p, जहां पर लैम्डा आपका क्या है?
लैम्डा क्या है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ सर हाँ, अरे फ्रीक्वेंसी तो न्यू है। हाँ सर वेवलेंथ लैम्डा आपका क्या है? वेवलेंथ। और एच आपका क्या है? लेंस कांस्टेंट। और पी आपका क्या है? अरे पी मोमेंटम है आपका। अरे हाँ सर अरे हाँ तो पी बराबर क्या होता था? एम बी। पी बराबर क्या होता है आपका? एम बी। तो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मास है, मूविंग कंडीशन में आ गया तो वेलोसिटी जनरेट हो गया। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो, वही आपका मोमेंटम कहलाता है। तो एच हो गया मेरा प्लेन्स कांस्टेंट, तो एच की जगह पर एच लिखिए और पी के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? एम बी। यस वेयर जहां एच क्या है मेरा? प्लेन्स कांस्टेंट। एच क्या है मेरा? प्लेन्स कांस्टेंट। प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू बोलिए। वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। क्या आप लोग पढ़े हैं कि 1 जूल बराबर कितना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है? कितना केजी आप ये पढ़ेंगे 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे। हाँ मैं किसी फॉर्मूले से डेरिवेशन होता है। ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं होते कि मेरा जूल आ गया। सीजीएस नहीं है सर एमकेएस एमकेएस। हाँ हाँ, यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे जूल सेकेंड है ऐसा ही भी और जूल के जगह पर हम इस फॉर्मेट को डालने जा रहे हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास सेकेंड है। ओके, अब सेकेंड वही अभी नहीं बोले जूल सेकेंड। हाँ, तो 1 जूल की जगह पे ये पुट किए। ओके, अब देखिए ये आपका पावर में 1 है, सेकेंड बेस -2 में 1 गया तो -1, यहाँ पर आ गया -1। ये जो है ना, ये आपको याद रखना है इस न्यूमेरिकल के लिए। हाँ पूरा हाँ, ये पूरा याद रखना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल के लिए यही वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जूल सेकंड वाला पुट, चेंज करना हाँ मतलब जूल सेकंड वाला पुट कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस यही आएगा कि आपको कटमेंट करेगा यूनिट, और यूनिट ही नहीं कटेगा तो आपको आंसर कहाँ से आएगा? समझे, गड़बड़ हो जाएगा। पहले अगर आप यूनिट नहीं पुट कीजिएगा ना, तो आपका आंसर 100% सही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करेगा। और आप कोशिश यही कीजिए कि जब कभी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि यूनिट होता है ना, एसआई, ये सब यूज मत कीजिएगा, तो कंफ्यूज कर देगा इसी काट में। तो प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू अभी क्या है मेरे पास? 6.626 into 10 to the power -34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूंकि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए एम क्या था? एम मां नहीं, सर ये मोमेंटम है मोमेंटम नहीं है। मास है अरे मास है। मास है एम क्या है आपका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 9.1 into 10 to the power -31 kg। मास का पूरा 100% रियल वैल्यू क्या होता है समझा ले, 9.103 होता है into 10 to the power -31 kg होता है। तो ये लिखेंगे और नहीं, इसका एक और यही लिखना है आप जो बता रहे हैं। इसको आप सीजीएस में लिखिएगा तो एक और फॉर्मेट आएगा। किलो की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 3। नहीं, अरे 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना, यहाँ पे किलो दिख रहा है ना, किलोग्राम। तो किलो की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? 10 to the power 3 ग्राम। वही बोल रहे हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 kg बराबर क्या हो गया? 1000 ग्राम। यहाँ पर बेस सेम हो गया, तो -31 में से 3 चल गए, कितना बचा? -29। 28 ना, 28। 9.1 है तो 9.1 लिखिए, ग्राम है तो यहाँ पर ग्राम लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप सीजीएस यूनिट में पुट कीजिएगा कितना लिखना पड़ेगा? 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। लेकिन हम लोग यूज करेंगे वो हमारा केजी वाला ही होगा। ताकि देखिए ना, एक मेरा केजी में आ रहा है, केजी रहेगा तभी कटेगा, क्योंकि एच मेरा केजी में और ए मेरा केजी में रहेगा तो कटेगा कैसे? भी हो गया आपको क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। भी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। और पता है आपको वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? नहीं। अरे यूनिट पूछ रहे हैं आप पढ़ेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। इसका कुछ तो यूनिट होगा ना।
इसका यूनिट पता है आपको? कौन सा यूनिट सर? अरे वेलोसिटी, कोई भी यूनिट बता दीजिए। वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। हाँ ऐसा यूनिट होता है हाँ हाँ, देखिए वेलोसिटी का जो यूनिट अक्सर हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं मीटर पर सेकंड। कौन सी यूनिट करते हैं हमेशा? मीटर पर सेकंड। और जब कभी आपको न्यूमेरिकल भी दिया रहेगा ना तो लिखा रहेगा 100 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड से ही आपको पता करना पड़ेगा कि आपको वेलोसिटी दिया गया। ओके, हम स्पीड आप उसमें नहीं समझिए, सिर्फ वेलोसिटी समझिए। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ये ना के बराबर। तो बताइए डुअल नेचर ऑफ मैटर का आधार नाम क्या था? डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या था? डी ब्रोगली इक्वेशन। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो लोवेस्ट स्पीड से कर रहा था कि फास्टेस्ट स्पीड से? फास्टेस्ट स्पीड से, ठीक है। अरे मेरा फास्टेस्ट स्पीड से। हाँ, फिर वेवलेंथ निकालने का 2 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था मेरा 1/λ बराबर RH × Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब पुट करते थे? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तब ये फॉर्मूला पुट अप करते थे। जहां पर RH मेरा क्या था? रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या था आपका? रेडबर्ग कांस्टेंट। उसका वैल्यू क्या था? 10 96 77। हाँ 10 66। अरे N1 क्या था? हाँ N1 क्या था? N1 लोअर ऑर्बिट। अरे N2 क्या था आपका? हायर ऑर्बिट। और खाली N रहा था तो ऑर्बिट नंबर। अरे एक खाली सिर्फ एक और N रहा था तो नंबर ऑफ मोल्स। तो हम भी डुअल नेचर मैटर में हम लोग जो फॉर्मूला तैयार किया वो फॉर्मूला हमारा लैम्डा बराबर h बटा v, वेयर लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू इज 6.2626 34 जूल सेकंड। और केजी में बताइए आप? 6.6 केजी पर सेकंड। हाँ, और मोमेंटम बराबर p। मोमेंटम का सिंबल p होता है। हम बोले मोमेंटम बराबर तो मास इनटू वेलोसिटी में बोलिएगा। तो जिस मोमेंटम बराबर क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू 9.1 into 10⁻31 kg। सीजीएस यूनिट 28। अरे 9.1 into 10⁻28 ग्राम। 28 भी क्या है? किसका वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। इसका यूनिट बताइए। मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड नहीं देगा तो सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो कैसे लीजिएगा? मान लीजिए मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये यूनिट याद रहेगा ना, मीटर पर सेकेंड। अरे लगता है आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए कुछ सोचना पड़ता है।